नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मेरठ मेडिटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 11th क्लास से रिलेट करता है। लेकिन जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता है भाई कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम यहाँ पर दो वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आज आपको क्लासिफिकेशन समझाएंगे और फिर मैं इससे रिलेट कर आपको 2 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6, 7 एक लेवल तक लेके जाऊंगा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन में। और हर साल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन कम से कम नीट में जरूर पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे यहां पर वीडियो को देख रहे हैं अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए भाई कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से आप नीट में अपने 4 नंबर पूरे श्योर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे 9th, 10th, 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब भी कभी आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो ये चैप्टर ही आपको डिफाइन करके बताएगा कि इस चैप्टर के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि हम एनिमल्स को एनिमल किंगडम में क्यों रखा है, हम फंजाई को फंजाई में क्यों रखा है। ये सारे फीचर्स हम यहां पर ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप मेरे साथ यहां पर। आज हम यहां पर पर्टिकुलरली जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन। तो यहां क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आता है भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट हेडिंग आता है बच्चों, नंबर 1 इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, 2 क्वेश्चन बनाएगा भाई। पहला क्वेश्चन ये बनाएगा किसके ऊपर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्वेश्चन ये बनाएगा कि कौन से साइंटिस्ट इसको फॉलो करते हैं। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, किन्हीं साइंटिस्ट ने नहीं दिया है ये। दिस इज द, आप एक तरीके से मान सकते हैं ये एक धारणाएं हैं, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट लिखे गए। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है भाई कि फॉलोड बाय, कौन कौन साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो आप लिखें फॉलोड बाय एरिस्टोटल और इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट और है भाई बहुत बड़े, दैट इज लीनियस। तो एरिस्टोटल और लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एरिस्टोटल ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल है भाई। तो एरिस्टोटल के बारे में तो सभी बच्चे जानते ही है। तो मैंने यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करा दिए। इसके साथ साथ अगर मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पुट कर लूं तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से फटाफट से एक आंसर कीजिए भाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं। तो जिन बच्चों को आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर मैं बता देता हूं आपको। फादर ऑफ बॉटनी यहां पर आते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी सेम है, दैट इज एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात की जाए तो वो आता है थियोफ्रेस्टस के नाम से एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों लीनियस की, तो लीनियस के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया। ह्यूमन की अगर हम बात करें, हम अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अपने नाम के बारे में डिस्कस करें तो हमारा नाम है होमो सैपियंस, है ना। जैसे मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये किसने समझाया भाई? ये बात समझाई है आपको कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहां ये दोनों साइंटिस्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो आप लिखें इट इज बेस्ड अपॉन द वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सारों बच्चों से बात करेंगे, वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल
characters. It is based upon the very few morphological character. अब जो बच्चे यहाँ पर 9th 10th के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर जिनको आप एक्सटर्नल अपीयरेंस के माध्यम से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे किसी के बाहर से कैरेक्टर की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। 11th क्लास में बाकायदा पूरा चैप्टर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो वेरी फ्यू, यहां पर इन साइंटिस्ट का मानना ऐसा था, या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरीके से बनाया गया, इनका मानना ऐसा था कि जब भी किसी प्लांट या एनिमल को आप डाइवर्सिफाई करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर आप बेसिकली दो चीजों का ध्यान रखना है बस। बेसिकली उन्होंने क्या किया, जैसे सिंपल लीफ वाले सारे एक तरफ, कंपाउंड लीफ वाले सारे एक तरफ, मतलब एक या दो कैरेक्टर ही रखे और उनके बिहाफ पर उन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो मैं आपसे कह दूं कि भाई आपका नीट में सिलेक्शन श्योर है, गलत बात हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं इसको सही नहीं मान रहा हूं, ठीक है। और हम क्या, कोई भी इसको सही नहीं मानता है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्लांट या पर्टिकुलर किसी एनिमल के बारे में डिटेल स्टडी का नहीं पता चल पाता है। तो यहां पर इस चीज को बस इतना ध्यान रखना है आपको, इट इज बेस्ड ऑन द वेरी फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये बहुत जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम नंबर 2 पॉइंट पे यहां पर बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 2, लिख लीजिए भाई, ये है जी आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम बच्चों यहां पर बात करें तो फिर वही दो क्वेश्चन कि किसके ऊपर बेस्ड है और कौन फॉलो करता है। तो बेस्ड अपॉन द ऑल अवेलेबल कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स उसके प्राप्त किए जा सकते हैं उन सभी की स्टडी करते हैं। नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजी, बाकी और भी जेनेटिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली जो भी कैरेक्टर को आप स्टडी कर सकते हैं उन सब का स्टडी किया जाता है यहां पर। दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर है भाई, इससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप प्लांट या एनिमल की निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों बात करें तो फॉलोड बाय, कौन साइंटिस्ट इसको फॉलो करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहां पर तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है भाई बेंथम एंड हुकर, ठीक है। तो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन जो है वो इसी के ऊपर बेस था, है ना। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये हुकर है, कुकर नहीं है, है ना। चलिए, ये तो ऐसी मजाक में कह दिया था, हंसते रहें पढ़ते रहें, ठीक है। तो यहां मैंने आपसे बताया इट इज बेस्ड अपॉन दी ऑल अवेलेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और इसके साथ साथ बेंथम और हुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन फॉलो किया वो किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। कौन कौन सी कंट्री इसको फॉलो करती है, जल्दी से फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। अगर कोई बच्चे आंसर कर पा रहे हैं तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए भाई कि कौन कौन सी कंट्री नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हैं। तो यहां मैं आंसर आपको बता देता हूं भाई। अगर आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ये देखिए फटाफट से आंसर, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसके फॉलो करती हैं, तो इंग्लैंड, है ना, एंड एक ही लाइन में खत्म कर दें, एंड इट्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इंग्लैंड एंड इट्स कॉमनवेल्थ कंट्री। इंग्लैंड और इनकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो सभी के सभी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट अमेरिका एंड जर्मनी।
अमेरिका और जर्मनी को छोड़कर। ठीक है, अब ये एक वर्ड आ गया भाई, कॉमनवेल्थ कंट्री किसे कहते हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्री आपने सुना भी होगा, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं इंडिया के अंदर कहीं पर अलग अलग जगह पर। ऐसी कंट्री जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कभी राज किया है, उन सभी कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, क्योंकि हमारे ऊपर भी कई सौ सालों तक अंग्रेजों का राज रहा है। तो यहां अगर हम बात करें तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री में आता है। तो इसका मतलब अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जितने भी मेरे इंडिया के बच्चे मुझे देख रहे हैं, उन सब के अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर बात करें तो हमारी जो बुक्स वगैरह हैं वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो कॉमनवेल्थ कंट्री में इंडिया भी है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपका आंसर आ गया। लेकिन दो कंट्री अमेरिका और जर्मनी, ऐसे तो इनके ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया है, ऐसे तो ये भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, लेकिन इन्होंने अपना नया सिस्टम बना लिया। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करती हैं। बस बच्चों 5 मिनट का टाइम और दे दीजिए मुझे आप, और तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। फिर देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन यहां पर आपके साथ सोल्व हो जाएगा। तो नंबर 3 जो क्लासिफिकेशन आता है उसका नाम है फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जल्दी से फटाफट देखिए। नंबर 3 वन इज फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें या फाइलोजेनी की बात की जाए तो फाइलोजेनेटिक से वर्ड बनाते हैं फाइलोजेनी, है ना। पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने फाइलोजेनी किन्हें कहते हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं आपको रिमाइंड करा दूं, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए वर्ड आता है भाई फाइलोजेनी, है ना। मतलब यहां पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो इस बात को फेवर करता है कि जो पूर्वज हैं उनके बिहाफ पर नए इंडिविजुअल की स्टडी करना। मतलब अगर आप ह्यूमन की स्टडी करना चाहते हैं तो जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं, जैसे रिसस मंकी या जो मंकीज हैं, उनको हमारा एंसेस्टर माना जाता है। उनके और हमारे कैरेक्टर्स को आपस में मतलब यहां पर मैच कर कर स्टडी किया जाता है और क्लासिफाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई? ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर एंड फॉलोड बाय, तो एक साइंटिस्ट आते हैं एंगलर एंड प्रेंट्रल्स, है ना। एंगलर और प्रेंट्रल्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। बड़े साइंटिस्ट हैं ये भी, एंगलर्स एंड प्रेंट्रल्स क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंट्रल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किसको फॉलो करता है भाई? वो फॉलो करता है फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ठीक है, और अमेरिका और जर्मनी, मैंने कहा था वो बेशक कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, लेकिन उन्होंने अपना नया बना लिया है। और कौन सा बनाया है? यही वाला बनाया है भाई। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अमेरिका और जर्मनी नाम की जो कंट्रीज हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करती हैं। इसके साथ साथ बच्चों मैं यहां पर आपको बता दूं कि हमने क्लासिफिकेशन को कवर किया है। यहां हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके साथ साथ फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करे हुए हैं उन्होंने और भी क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, जैसे हचिंसन का क्लासिफिकेशन, जैसे ओस्टवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन, जैसे टेक्टाजन का क्लासिफिकेशन। ये सारे क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। आप इस बात को अगर हम ध्यान दें तो एनटीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज लेक्चर पढ़ाया है ये एनटीएससी के लिए, इसके साथ साथ 9th 10th 11th 12th नीट या कोई भी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल से रिलेटेड, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं और उसमें मैं आपको
2 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर 7 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक पूरा डिटेल स्टडी कराऊंगा। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नीट, IIT, NDA, 11th 12th या फिर अगर हम NTSC की बात करें, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। आज की वीडियो को यहीं पर फाइनलाइज करते हुए दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।